Hello everyone, my name is Shrishti Bhatnagar and I am back here with you all with the geography chapter Soil Resources in India। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने जो जो पढ़ा था, आइए एक बार उसको पहले रिवाइज करते हैं जिससे हम लोग के दिमाग में अच्छे से फीड हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ने सॉइल की इम्पोर्टेंस जानी थी, उसके अलावा कंपोनेंट्स जाने थे। तो पिछले लेक्चर में जो हम लोग ने पढ़ा था वो था ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, जो नेचर से पाए गए हों। पहली चीज़ तो ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, यानी कि वो अच्छे से नेचर के साथ घुल मिल सकते हैं, उस टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं। तो डिटरमाइन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी यानी कि कैसी सॉइल होगी, किस टाइप की प्रोडक्टिविटी होगी सॉइल से, यानी कल्टीवेशंस कैसी होंगी, उस सब पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और ये किससे डिराइव की जाती है, वेजिटेबल मैटर्स से। डिके मतलब जो पुराने हो जाते हैं, वेजिटेबल मैटर्स जो ज़मीन पे गड़े होते हैं वो किस में टर्न हो जाते हैं बाद में, खाद में, ह्यूमस में। ठीक है, तो ये किससे डिराइव किए जाते हैं, डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर्स। और एग्जाम्पल्स हम लोग अभी और देखेंगे। अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस होता है। तो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मैटर क्या है, यानी जो कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उसमें जो अल्टीमेट फॉर्म है वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। ठीक है, अब ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई होगा एक कॉमन डेफिनेशन कि ये ऑर्गेनिक मैटर बिकॉज इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पहली चीज़ तो। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स रिमेन। अब किसका डिकम्पोजिशन होता है ये देखते हैं। काफ़ी चीज़ों के डिकम्पोजिशन से ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो प्लांट रिमेन्स, एनिमल वेस्ट एंड डेड एनिमल्स। प्लांट रिमेन से बनता है कि जैसे जैसे प्लांट्स पुराने हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ, उनकी जो स्टेम्स होती हैं, उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं वो जैसे जैसे पुरानी हो जाती हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, पेड़ नेचुरल होते हैं, ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग किसको सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, पेड़ उगाने को। क्या पेड़ उगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो कीजिए जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट एक अच्छी स्टेट में बना रहे। ठीक है, अब एनिमल वेस्ट, जैसे एनिमल एक्सक्रीशन हो गया, वो सब जो होता है एनिमल वेस्ट हो गया, उससे भी ये ह्यूमस बनता है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, डेड एनिमल्स, जो डेड बॉडी होती है एनिमल्स की, वो भी ह्यूमस की तरह एक एक्ट करती है, ह्यूमस बनता है उससे। ठीक है, हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सॉइल को उसके मॉइस्चर रिटेन करने में। ठीक है, सॉइल की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि सॉइल पानी को अब्जॉर्व कर लेता है, पानी को होल्ड किए रहता है। ठीक है, तो अब ह्यूमस क्या करता है, ये करता है हेल्प द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर। अब ये हेल्प करता है कि मॉइस्चर जो है वो रिटेन हो सके, सॉइल में मॉइस्चर बना रहे। ठीक है, इम्पार्ट्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हेल्प्स प्लांट्स टू ड्रॉ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एसेंशियल फॉर इट्स ग्रोथ। अब प्लांट्स के लिए जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जो जो ग्रो करने के लिए उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको सॉइल से मिलती हैं, पहली चीज़ तो। अब सॉइल कैसे पहुंचाता है प्लांट्स तक, वो पहुंचाता है उसकी रूट्स से। ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सॉइल ही हेल्प करता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स पाने में और अच्छे से ग्रो करने में। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा था सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब कोई जगह पर जो अपर मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो हट जाती है, ठीक, सॉइल डिग्रेड होने लगती है। ठीक है, और सॉइल में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग सॉइल इरोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। अब सॉइल इरोजन में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है, जो टॉप लेयर होती है वो हट जाती है, उसका रिमूवल। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, यानी सॉइल धीरे धीरे कम होती है। ठीक, कॉज्ड बाय डायनामिक एक्टिविटी ऑफ इरोजिव एजेंट्स। अब ये कैसे होती है, इसके भी काफ़ी एजेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एजेंट्स कौन कौन से हैं, वाटर, आइस, एयर, प्लांट्स, एनिमल एंड
ह्यूमंस। अब ह्यूमंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में जितने भी चेंजेस होते हैं उनका, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। सबसे पहले देखते हैं वाटर का, कि वाटर कैसे सॉइल इरोजन में अपना प्ले करता है रोल। तो इस तरीके से अगर पानी ज़्यादा बरसा, ठीक, तो पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ हो गया, तो उससे क्या होगा कि सॉइल जो वीक होंगी वो पानी के साथ बह जाएंगी, ठीक। अब आइस और स्नो, अब पूरी की पूरी ज़मीन पे जो हमारी बर्फ़ की चादर बिछी रहेगी तो बारिश नहीं होगी अच्छे से, और बारिश ना होने की वजह से सॉइल में पानी नहीं पहुंचेगा, मॉइस्चर कम रहेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट एयर, अब हवा तेज़ चलेगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो सॉइल वीक जो होंगी वो हवा के साथ साथ उड़ जाएंगी, ठीक है। प्लांट्स नहीं रहेंगे तो रूट्स उसको सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगी, ठीक। एनिमल्स और ह्यूमंस कैसे करते हैं, एनिमल्स में ओवरग्रेजिंग जो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, और ह्यूमंस में गलत तरीके से फार्मिंग करना, फॉल्टी फार्मिंग मेथड्स जो होते हैं, एंड मैनी अदर एग्जांपल्स जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। तो लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, अब सॉइल इरोजन में एक और चीज़ क्या होता है, लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, उससे लॉस होता है किस चीज़ में, जैसे एग्रीकल्चर में हो गया सबसे मेन एग्जांपल, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों में रिजल्ट करता है ये, ठीक। डिग्रेडेड लैंड, अब जो लैंड एकदम ख़राब हो चुकी होती है, ऑफन लेस एबल टू होल्ड ऑन टू वाटर, अब वो वाटर को अच्छे से होल्ड नहीं कर पाती है, ठीक है। वहाँ पे जब पेड़ नहीं है, वहाँ पे जब सॉइल नहीं है तो उस जगह पानी नहीं रुकेगा, ठीक है। कैन वर्सन फ्लडिंग, अब उसकी वजह से क्या आ सकती है, फ्लड आ सकती है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ सकती है, यानी बहाव पानी का बहुत तेज़ हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग ने कॉजेज़ पढ़े थे कि और कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, डायग्राम के थ्रू भी पढ़ा था हम लोग ने। तो पहला रनिंग वाटर था, ठीक है, दूसरा विंड था, और तीसरा ओवरग्रेजिंग, फिर फोर्थ हम लोग का था मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर फिफ्थ था फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग ने क्या देखा था, एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, तो ये हमारी सॉइल की लेयर है अपर मोस्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन चीज़ों से आते हैं, ये हमारी सॉइल की अपर मोस्ट लेयर है, ठीक है, येलो से हम लोग ने डिपेक्ट कर दिया। अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक तो डिफॉरेस्टेशन के से पेड़ कट रहे हैं, ठीक। अब पेड़ कटेंगे तो रूट्स वीक होंगी, सॉइल को होल्ड नहीं कर पाएंगी, ठीक। ओवर कल्टीवेशन से क्या होगा, जो लैंड होगी वो अच्छे से वापस से रीगेन नहीं कर पाएंगी अपनी फर्टिलिटी, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग से भी यही होगा, जब एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग होएगी वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में, तो उससे भी सॉइल जो है फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक। प्लांट्स एंड एनिमल्स, फैक्ट्रीज, ठीक है, मोर फैक्ट्रीज लेस ट्रीज, और अब सॉइल फर्टिलिटी अपनी लूज कर रहा है, फर्टिलिटी इज लॉस्ट, ठीक। स्लोली सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर रहा है, किस में रिजल्ट करेगा, लेस ग्रोथ में, ठीक। वो किस में रिजल्ट करेगा, लेस ग्रोथ में। अब जिसकी वजह से क्या होगी, लैंड बिकम्स बैरन, यानी जो ज़मीनें हैं वो एकदम सूखी पड़ जाएंगी, बंजर पड़ जाएंगी, ठीक है। तो एक दो और रीजंस जो है वो हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, ठीक, हैवी रेन हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड्स हो गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो सॉइल है वो इरोज करती है, वो अपने आप वो लेस हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हर एक एजेंट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि वो कैसे अफेक्ट करता है, कैसे सॉइल इरोज होती है उसकी वजह से, वो सब जानेंगे, ठीक। तो पहला है रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर में भी 3 टाइप के हैं, जैसे स्प्लैश इरोजन हो गया, शीट इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया, वो सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद इन सबको डिटेल में जानेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विंड, कि विंड से क्या होता है, कैसे होता है, ओवरग्रेजिंग, ठीक। फिर मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो
एक बार इसको रीड कर लीजिए, समझने की कोशिश करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब रनिंग वाटर से क्या होता है? रनिंग वाटर जो है प्राइम फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन है, यानी कि मेनली जो सॉइल इरोजन होता है वो रनिंग वाटर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन इज रनिंग वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, सॉइल इरोजन हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मिंग ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सॉइल इरोजन हार्मफुल ही है बस, हाँ एक लिमिट तक हार्मफुल है कि अब सॉइल हटती ही जा रही हैं, फर्टिलिटी उनकी खोती जा रही है, वो एक लिमिट तक अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो रिज़ल्ट एक अच्छी चीज़ में भी करती है जो है हेल्प्स इन फॉर्मिंग सॉइल, यानी वो दूसरी जगह पे भी सॉइल फॉर्म करती है। अब कैसे? फ्रॉम वेयर एवर द सॉइल इज़ रिमूव्ड इट इज़ डिपॉजिटेड एल्सवेयर। अब सॉइल एक जगह से उठ के, जब एक जगह से किसी भी एजेंट्स की वजह से उठ के दूसरी जगह पर जाएगी तो उस जगह भी वो सॉइल टिकी रहेगी फिर, और वहाँ पे सॉइल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं आंसर को एक्सटेंड करने के लिए, और ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक, कि सॉइल इरोजन हेल्प करता है किसमें? सॉइल फॉर्मिंग में भी, ठीक है। इट डिस्टर्ब्स द एग्रीकल्चरल पैटर्न, बट इट डिस्टर्ब्स द एग्रीकल्चरल पैटर्न। अब एक जगह से सॉइल उठ के दूसरी तरफ जा रही है और हर जगह की सॉइल जब अलग अलग है तो वो किस में डिस्टर्ब करेगा? एग्रीकल्चर पैटर्न जो होता है उसमें डिस्टर्ब करेगा, ठीक। अब इट शुड बी प्रिवेंटेड, अब इसको प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर पे हमारी ह्यूमन लाइफ जो है, जो इंसानों की लाइफ है वो डिपेंडेंट है, ठीक है। और चाहे हम लोग इकोनॉमी पे देखें या हम लोग अपनी जो लिविंग, जो हम लोग जिसे जीते हैं खाने पे, उससे देखें तो एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो इट शुड बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट, स्प्लैश इरोजन। अब इसमें हम लोग ने क्या देखा था? 3 टाइप के होते हैं वाटर इरोजन में भी, रनिंग वाटर में भी। क्या होता है? पहला स्प्लैश इरोजन, दूसरा शीट इरोजन, और तीसरा जो है वो है गली इरोजन और रिल इरोजन, ठीक है। तो एक बार वो देखते हैं, सब एक बार अच्छे से पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। तो स्प्लैश इरोजन में क्या होता है? सॉइल इज क्रश इनटू फाइन पाउडर। अब जो सॉइल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश हो जाती है, ठीक है, पल्वराइज्ड जिसको हम लोग कहते हैं, बाय द इम्पैक्ट ऑफ हैवी ड्रॉप्स एंड हेल स्टोन्स यानी ओले, ठीक। अब वो किसकी वजह से सॉइल टूटती हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल्स में, वो टूटती हैं हैवी रेनफॉल की वजह से और ओलों की वजह से, हेल स्टोन्स की वजह से, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लैश इरोजन की बात। स्प्लैश मतलब एक जो हैवी रेन ड्रॉप्स पड़ती हैं, एक कलेक्टिव, उसमें उसको कहते हैं हम लोग स्प्लैश, ठीक है। तो शीट इरोजन पे आते हैं। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, अब इसमें भी रेनफॉल ही डिपेंडेंट है, ठीक है, रेनफॉल की वजह से ही होता है, रेनफॉल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ड्यू टू हैवी रेनफॉल सरफेस फिल्म ऑफ वाटर, सरफेस फिल्म यानी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, ठीक है, सबसे ऊपर वाली जो वीक लेयर है सॉइल की, वो हो गई सरफेस फिल्म ऑफ वाटर कैरीज अवे इवन सरफेस लेयर ऑफ द टॉप सॉइल एज इट मूव्स। अब जो सरफेस लेयर है, जो पतली वाली लेयर है, वो जब हटती है वाटर की वजह से, तो वाटर अब उसके साथ साथ क्या कैरी अवे कर ले जाते हैं? क्या ले जाता है? सरफेस लेयर को भी ले जाता है टॉप सॉइल की, ठीक है। नेक्स्ट, गली इरोजन और रिल इरोजन। तो गली क्या होता है? स्मॉल नैरो पैसेज जो होता है, ठीक है, स्मॉल नैरो पैसेज, हम लोग आप गूगल में इसकी इमेजेस देख सकते हैं। और रिल इरोजन, रिल मतलब क्या होता है? नैरो बेल्ट चैनल कट इन द सॉइल ऑफ सरफेस, और वो किसकी वजह से होता है? वो वाटर की वजह से ही होता है। कई लैंड्स में आपने देखा होगा पतली पतली लाइन है, उसमें पानी भरा है, तो वो गली और रिल ही होता है, ठीक है। तो गलीज कट अप द एग्रीकल्चरल लैंड इनटू बैड लैंड वेयर नो कल्टीवेशन इज पॉसिबल। अब ये क्या करती हैं? जो एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं उसको वीक करती हैं। कैसे वीक करती हैं? कि जो लैंड है उसको ये बैड लैंड बना देती हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो।
और जिसकी वजह से वो कल्टीवेशन के लिए अब अच्छी नहीं रहती है, ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो अब जब एग्रीकल्चर लैंड में हमारी बीच बीच में ऐसे ऐसे लाइंस और ऐसे ऐसे गली बनी रहेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, पैटर्न में काफ़ी डिस्टर्बेंस आएगा, अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी। तो ये काफ़ी अफेक्ट करती है हमारे एग्रीकल्चर को और उसको बैड लैंड बनाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है विंड। अब विंड में क्या होता है ये देखते हैं। विंड में सॉइल इरोजन बाय विंड अकर्स ऑन एक्सटेंसिव फ्लैट लैंड। अब ये कहाँ होता है? ये होता है फ्लैट, जो एकदम फ्लैट लैंड्स होती हैं उस पे होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पेड़ भी नहीं होंगे पहली चीज़ तो, और दूसरी चीज़ ये कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। जो फ्लैट लैंड होगी एकदम, उस पे से सॉइल जल्दी हटेगी, किसकी वजह से? विंड की वजह से, ठीक है। विंड, और ये ड्राई और विंडी सीजन में ज़्यादा होता है। जैसे एग्जांपल समर हम लोग ले लें तो ये समर में ज़्यादा होगा। दी अपर सॉइल लेयर, अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, लूज एंड वो लूज होती है काफ़ी, ठीक है, और सस्पेक्टिबल होती है, यानी कि ईजिली इन्फ्लुएंस, जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाए किसके? वाटर में, और कोई भी जो एजेंट है उसमें जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाए, ऐसी सॉइल जो है वो वाटर के थ्रू जल्दी हट जाती हैं, ठीक है, वाटर के, विंड के, इन सब के थ्रू जल्दी हट जाती हैं, ठीक। टू विंड इरोजन ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। अब ये जल्दी क्यों हट जाती हैं, वीक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मॉइस्चर की कमी होती है, ठीक, इनमें मॉइस्चर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स, ठीक है। ओवरग्रेजिंग नेक्स्ट है। ओवरग्रेजिंग नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्रेजिंग मतलब जो कैटल्स लोग घास वगैरह खाते हैं, वो ग्रेजिंग हो गया, ठीक है। ओवर, अब जो एक लिमिट से ज़्यादा हो उसको ओवर हो गया। तो ये तो हो गया मीनिंग एक वर्ड की सिंपल, लेकिन इसकी एक्चुअल मीनिंग हो, ये कैसे अफेक्ट करता है, वो है एक्सेसिव ग्रेजिंग विच कॉजेज डैमेज टू ग्रास लैंड्स। अब ये ग्रास लैंड जो होती हैं उस पर अफेक्ट करता है। अब एक ही जगह पर अगर बार बार कैटल्स को वहाँ पे छोड़ा जाए ग्रेजिंग करने के लिए, तो वहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, ठीक। मैन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मैन्स एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क। अब कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे फैक्ट्रीज वगैरह वहाँ पे डेवलप की जा रही हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही हैं, ठीक है। तो उसके जो उसके केमिकल्स हैं, केमिकल्स कहाँ वो लोग रखेंगे, डिपॉजिट करें, कहाँ रखेंगे? तो वो लोग सॉइल में छोड़ देते हैं, जो लैंड होती है बैरन लैंड उस पर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो अफेक्ट करता है किस पे? सॉइल इरोजन में, उसकी वजह से लैंड इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। अब प्लगिंग, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। अब और क्या, जो एक्सेस में प्लगिंग होती है और कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज होती है, जो पेड़ हैं, डिफॉरेस्टेशन जैसे हो गया, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। फॉल्टी मेथड्स यानी जो एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होता है, फॉल्ट के उसमें होता है, वो हो गया फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। एक बार रीड कर लीजिए फिर देखते हैं क्या है इसमें। तो फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ होता है ज़्यादातर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ होता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी देश पार्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये होता है ज़्यादातर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ठीक। अब ये क्यों होता है? इसके वेज ऑफ फार्मिंग होते हैं, जो अगर उसको सही से हम लोग नहीं कर रहे, यानी फार्मर्स अगर वेज ऑफ फार्मिंग को सही से एक्सरसाइज नहीं करें, तो क्या होगा? उसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे हमारे एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर पैटर्न में, और उसकी वजह से वो अफेक्ट करेगा लैंड पे, ट्रीज़ पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो वेज ऑफ फार्मिंग कौन कौन से होते हैं? आपने सुना ही होगा, जैसे टेरेस फार्मिंग हो गई, क्रॉप रोटेशन हो गई, बर्न एंड स्लैश हो गया, ये सब टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ठीक। अब ये सब कैसे अफेक्ट करते हैं हम लोग इसमें वो भी देखेंगे। ये सब फार्मिंग होती क्या है? जैसे क्रॉप रोटेशन हो गया, तो एक
लाइन पे, जैसे फार्मर्स ने एक लाइन पे एक क्रॉप उगाई, ठीक, फिर दूसरी लाइन पे दूसरी क्रॉप उगाई, फिर नेक्स्ट सीजन में दोनों क्रॉप को रोटेट कर देंगे, ठीक, यानी पहली क्रॉप में दूसरी वाली क्रॉप उगाई और दूसरी लाइन में दूसरी वाली क्रॉप, यानी वो लोग रोटेट करते हैं क्रॉप्स को, ठीक, ये हो गया क्रॉप रोटेटिंग। तो इसमें वही सा हम लोग जानेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं और कैसे कैसे वो अफेक्ट करती है, ठीक है। तो फार्मर्स यूज एन एरिया ऑफ लैंड अंटिल इट कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स एनी मोर। अब फार्मर्स कैसे कल्टिवेट करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं कि एक लैंड जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, उनकी एक ज़मीन है जिसे वो यूज़ कर रहे हैं खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए, तो वो लोग उस लैंड को तब तक यूज़ करेंगे जब तक वो लैंड इनफर्टाइल नहीं हो जाती और उस पर अब आगे उस पर अगली बार से कोई क्रॉप कल्टीवेट ना हो पाए। वो लोग उसको ऐसी स्टेज तक यूज़ करते हैं कि वो पूरी इनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो फार्मर्स यूज़ एन एरिया ऑफ लैंड, अब वो एरिया ऑफ लैंड को यूज़ करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि एक उनकी ज़मीन है तो पूरी ज़मीन को वो लोग एक बार में कल्टीवेट करते हैं, नहीं, वो लोग एरिया में अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक। अब अगर उसी एरिया में कई सालों तक रिपीटेडली वही क्रॉप उगती रहेगी तो उसकी वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो फर्टिलिटी है वो जैसे जैसे डिक्रीज़ होएगी वो और अफेक्ट करेगी दूसरे लैंड पे, यानी दूसरे पार्ट ऑफ लैंड पर भी, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन इसलिए और ज़रूरी है जिससे कि जो वहाँ पे रोटेशन होगी उससे क्या होगा, फर्टिलिटी बैलेंस रहेगी, इक्वेबल रहेगी, ठीक है। until it cannot be used for growing plants anymore, वही बोला भी कि तब तक वो लोग करेंगे जब तक उसमें और प्लांट्स नहीं उगा सकते, ठीक, यानी पूरा इनफर्टाइल उसको रख कर छोड़ देंगे। तो लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, अब क्रॉप रोटेशन कम होगा तो क्या होगा, हेल्प्स टू लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन की वजह से क्या होगा कि जो स्टेम डिजीज़ हैं वो इधर उधर फैलेंगी, ठीक है। जो स्टेम डिजीज़ होती हैं, जो ऐसा नहीं है कि बस इंसानों में डिजीज़ होती हैं, प्लांट्स में भी डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियाज की वजह से प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। जो फील्ड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है कभी कभी। तो उन सब की वजह से क्या होगा, जो सॉइल है वो भी उसकी जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज़ होने लगेगी। तो अब क्रॉप रोटेशन नहीं होगा तो अगर एक पार्ट ऑफ एरिया में, यानी एक थोड़ी सी लैंड में, एरिया ऑफ लैंड में अगर कोई डिजीज़ होगी किसी प्लांट की स्टेम पे, कोई भी वहाँ पे बैक्टीरिया होगा तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, दूसरे प्लांट्स को भी उसको अफेक्ट कर लेगा, ठीक है। जिसकी वजह से सारी जो क्रॉप्स हैं, पहली चीज़ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक, और दूसरी चीज़ ये उसकी वजह से सॉइल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो भी डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो ये एक और रीज़न है, जो एग्रीकल्चर अगर सही से नहीं होगा उसकी वजह से भी सॉइल में काफ़ी चेंजेस आएंगे और सॉइल इरोजन होगा उसकी वजह से, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रोइंग सेम क्रॉप ऑन अ पर्टिकुलर पार्सल ऑफ लैंड। अब एक पार्ट ऑफ लैंड पे, जैसे ये लैंड है, उसके इधर साइड पे हम लोग ने एक क्रॉप उगाई, दूसरे साइड पे हम लोग ने दूसरी क्रॉप उगाई, ठीक है। अब उसको हम लोग बार बार चेंज करते जाएंगे तो वो होगा क्रॉप रोटेशन, ठीक। अब रॉन्ग प्लगिंग में क्या होगा, इस रॉन्ग प्लगिंग मतलब गलत तरीके से अगर हम लोग कोई क्रॉप को उखाड़ेंगे, ठीक। अब हर एक क्रॉप के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर, एक परफेक्ट एरिया और एक परफेक्ट क्लाइमेट डिसाइडेड होता है, ठीक है। सब चीज़ को अपने अपने हिसाब से ग्रो की जाती है, चाहे वो हम लोग इंसानों में ही देख लें एग्जाम्पल, इंसान भी एक अच्छे जो जैसी उनको सिचुएशन अच्छी मिलेगी वहीं पे वो अच्छे से रह पाते हैं। तो सेम होता है क्रॉप्स के साथ भी, अगर क्रॉप्स को अच्छी जगह नहीं मिलेगी अब कल्टीवेट होने के लिए, ढंग से अच्छे से उगने के लिए, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक। अब रॉन्ग प्लगिंग, अगर गलत तरीके से उनको उखाड़ा जाएगा, गलत तरीके से उनको प्लग किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूस प्लगिंग रिमूव्स सॉइल फर्टिलिटी। फिर से सॉइल फर्टिलिटी की बात आ रही है, हर चीज़ किस में रिजल्ट करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी पे। ये चीज़ मेन है, इसको याद रखना ज़रूरी है कि चाहे वो सॉइल इरोजन हो, चाहे वो सॉइल को किस तरीके से उसको यूज़ करना है, हर एक चीज़ रिजल्ट करेगी सॉइल की फर्टिलिटी पर, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्लगिंग रिमूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब हर बार हम लोग एक ही तरीके से प्लग करेंगे
तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ठीक, अब सॉइल में चेंजेस आएंगे तो सॉइल की उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, और वो किस में रिजल्ट करेगा, उस लैंड की फर्टिलिटी को वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, प्राइम पर्पस ऑफ प्लगिंग इज टू टर्न ओवर द अपरमोस्ट सॉइल, सो ब्रिंगिंग फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। अब प्लगिंग का मेन पर्पस क्या होता है, प्लगिंग का मेन पर्पस होता है कि जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, ऊपर वाले तो सब यूज़ हो गए, ठीक, और जो नीचे वाले हैं वो अभी भी सॉइल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अब उसको हम लोग को ऊपर लाने के लिए क्या करना होगा, उसको प्लग करना होगा, यानी उसको ऊपर लाना होगा। ठीक, तो हम लोग उसको खोदेंगे एक तरीके से, अगर हम लोग सिंपल हिंदी भाषा में बात करें तो उसको हम लोग खोदेंगे। फार्मर्स को आपने देखा होगा प्लग करते हुए, ठीक, उखाड़ते हुए, तो वो उसको इसीलिए करते हैं जिससे कि जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं नीचे वाली सॉइल की, वो अब ऊपर आ जाएं। ठीक, अब अगर इसी को गलत तरीके से किया जाएगा तो वो किस में रिजल्ट करेगा, सॉइल एरोजन में और डिक्रीज और सॉइल फर्टिलिटी में वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, हर एक चीज़ का अपना एक रोल है। ठीक है, चाहे वो वेज ऑफ फार्मिंग ही क्यों ना हो, वेज ऑफ फार्मिंग में भी अलग अलग टाइप के फार्मिंग पैटर्न होते हैं। ठीक है, लैंड के भी अलग अलग टाइप की लैंड होती है कि इस लैंड पे किस टाइप की क्रॉप हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और दूसरी लैंड पे किस टाइप की कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ होती है। ठीक है, और हम लोग जैसे एग्जांपल लिया था हम लोग ने पहले लेक्चर में इस चैप्टर के ब्लैक सॉइल का, तो अब कॉटन किसी और सॉइल में क्यों नहीं उगती है, अब उसके लिए भी कुछ उसको कंडीशंस होंगे उसके कॉटन के कल्टीवेशंस के लिए। ठीक, तो जो उसको ब्लैक सॉइल में मिलते होंगे, तो इसीलिए वो सिर्फ ब्लैक सॉइल में अच्छे से कल्टीवेट होती है। ठीक, अब हम लोग बात करें अगर राइस की कल्टीवेशन के बारे में, तो राइस की कल्टीवेशन में भी एक अमाउंट ऑफ वाटर, यानी एक सेंटीमीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है, अप्रोक्स 6 to 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर उसको चाहिए होता है। आप अपनी बुक्स में रीड कर लीजिएगा इसको। तो राइस के लिए भी एक अमाउंट फिक्स होता है। ठीक है, हर एक कल्टीवेशन के लिए एक फिक्स अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट और कितना वाटर वो रिक्वायरमेंट है उसकी, हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, पर्टिकुलर मेजर पे होता है। ठीक है, तो अगर एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छी नहीं होगी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई गेस दिस इज़ इनफ। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन के बारे में कि सॉइल को कैसे हम लोग बचा सकते हैं इरोजन होने से, ख़राब होने से। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।